हेलो एवरीवन। आज हम प्रायोरिटी को स्टार्ट करेंगे। प्रायोरिटी में हम लोग देखेंगे कि प्रायोरिटी जो है वो हम कितने प्रकार से इसको लिख सकते हैं, प्रायोरिटी का क्या कंडीशंस हो सकता है। पिछले क्लास 10th में आप पढ़े होंगे प्रायोरिटी के बारे में, 11th में भी पढ़े होंगे। प्रायोरिटी बेसिकली होता है कि जहाँ पे हम लोग जहाँ पे सर्टेनिटी नहीं होता है वहाँ पे प्रायोरिटी का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स सर्टेनिटी कहाँ पे नहीं होता है, तो जैसे संडे के बाद मंडे का आना ये सर्टेनिटी है। ठीक है। 2021 के बाद 2022 का आना ये सर्टेनिटी है। तो सर्टेनिटी कहाँ पे लागू नहीं होता, जैसे कि हम ये कहें कि आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी है, आपकी तैयारी को देख के ऐसा लगता है कि मानो आप 70% स्कोर करेंगे। यहाँ पे सर्टेनिटी का इस्तेमाल नहीं होगा। हो सकता है कि आप 70 ना ला के 65% लाएँ, या ये भी हो सकता है कि आप 70 ना ला के 80% लाएँ। ठीक है। तो यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं होता। जैसे हम एक सिक्का को उछालें और कहेंगे कि उसमें हेड आ जाए, ठीक है, हेड टेल में से हेड आ जाए, तो ज़रूरी नहीं कि हेड ही आएगा, वो टेल भी आ सकता है। तो ऐसे जगहों पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रायोरिटी इस्तेमाल करते हैं। प्रायोरिटी जहाँ पे सर्टेनिटी नहीं होता है वहाँ पे प्रायोरिटी होता है। ठीक है। प्रायोरिटी को बनाने के लिए प्रायोरिटी के थ्योरीज़ को अच्छे से पढ़ना होता है। प्रायोरिटी जो है वो जितना ही आसान है उतना ही ज़्यादा रहस्यमय है। वो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रायोरिटी एक चैप्टर से मिलकर नहीं बना होता है। यहाँ पे हम लोग 12th का जो प्रायोरिटी पढ़ते हैं वो आपका रिलेशन करता है 11th क्लास के सेट्स के साथ, परमुटेशन एंड कम्युनिकेशन के साथ 11th क्लास में ही है। अगर ये सब चैप्टर आपको अच्छे से आता है तो प्रायोरिटी आपको इजी लगेगा। हम आपको इस प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स में उन दोनों ही चैप्टर्स का ज्ञान हम आपको देंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार से प्रायोरिटी में समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगा। ठीक है। तो हम आपको सेट्स भी बता देंगे, क्वेश्चंस बनाने के साथ साथ सेट भी बताएंगे, और साथ ही साथ परमुटेशन एंड कम्युनिकेशन जो थ्योरीज इस्तेमाल होगा यहाँ पे उसको भी बताएंगे। हमारा जो पुराना वो वाला जो बुक है एनसीईआरटी का, उसमें प्रायोरिटी का बहुत सारा हिस्सा लिया गया था, जो अभी जो है उसको हटा दिया हमारे सिलेबस से। ठीक है। हमें प्रायोरिटी का ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है। ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ने के साथ साथ जितना हम पढ़ेंगे उतना में ही मार्क्स हमें फुलफिल मिलेगा। ठीक है। तो अब चीज़ें पहले की तुलना में आसान हो गया है। ठीक है। तो आप धैर्य रह के, संयम रह के पढ़ेंगे और हमारी बातों को पूरा सुनेंगे। ठीक है। क्योंकि आप थ्योरी जितना अच्छा से पढ़ेंगे
उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ के प्रॉब्लम में कोई दम होता ही नहीं है। अगर आपको थ्योरी आता है तो प्रॉब्लम बिल्कुल इजी है, ठीक है। आप पिछला मेरा वीडियो उठा के देख सकते हैं, या इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एरिया बाउंडेड, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब जो प्रॉब्लम्स आप पढ़े हैं उसमें आपको थ्योरी आता है, सब चीज़ आता है, लेकिन बनाने में फिर भी परेशानी होता है। रीज़न है कि वहाँ पे कैलकुलेशन जो है आपका थोड़ा लंबा जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो सब का जो है हमें कैलकुलेशन बेस्ड तैयारी करना होता है अच्छे से। यहाँ पे आपको थ्योरी तैयारी करना, क्योंकि कैलकुलेशन आपको तो सिर्फ नाम मात्र होगा कैलकुलेशन, इसमें 1 लाइन 2 लाइन कैलकुलेशन और सीधा थ्योरी बेस्ड। थ्योरी आप अच्छे से पढ़ें और इसके बाद ही आप क्वेश्चन को लगाएं, ठीक है। क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है, बशर्ते कि आप उस थ्योरी को वहाँ पे अप्लाई कर सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं और भी अच्छे से डिटेल में प्रायोरिटी को। तो प्रायोरिटी हम बताएं कि संडे के बाद मंडे आना ये सर्टेनिटी है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। जहाँ पे सर्टेनिटी नहीं होता वहाँ पे प्रायोरिटी होता है, ठीक है। अब चलिए प्रायोरिटी को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं, परसेंटेज के फॉर्मेट में, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में और डेसिमल के फॉर्मेट में, ठीक है। परसेंटेज तोड़ेंगे तो 100 आएगा और ये है आपका फ्रैक्शन के रूप में, और इस फ्रैक्शन को डेसिमल के रूप में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.03। तो प्रायोरिटी को हम तीनों तरह से दिखा सकते हैं। प्रायोरिटी की एक खास बात ये भी होती है कि प्रायोरिटी किसी का भी आप प्रायोरिटी निकालिए वो 0 और 1 के बीच का ही वैल्यू होगा, ठीक है। प्रायोरिटी जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच का ही वैल्यू होगा, ठीक है ना। किसी का भी प्रायोरिटी निकाल लीजिए आप, उसका जो वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रायोरिटी, सह प्रतिबंध प्रायिकता। सह प्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल जो प्रायोरिटी है, कंडीशनल से आपको एक रिलेशन मिल रहा है। कंडीशनल प्रायोरिटी मतलब कंडीशंस कुछ होगा और फिर उसका प्रायोरिटी निकालेंगे। इसके नाम से ही जो है वो समझ में आ रहा है कि पहले कंडीशंस होगा और फिर प्रायोरिटी होगा, ठीक है। तो कंडीशनल प्रायोरिटी जिसको हम लोग सह प्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं, इसमें क्या है कि यदि, और एक बात कि यहाँ पे आप थ्योरीज को अच्छा से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस जो हम लगाएंगे उसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हो सकता है कि यहाँ पे लैंग्वेज में आपको कुछ एक आध वर्ड जो है समझ में ना आए, लेकिन जब हम प्रॉब्लम उसका करेंगे तो आपको फिर जो है ना धीमे धीमे अच्छे से आने लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप हो सकता है कि 11th क्लास को अच्छे से प्रायोरिटी नहीं पढ़े होंगे, या फिर हो सकता है कि आप 10th क्लास के प्रायोरिटी को अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ लैंग्वेज जो है हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम ये वादा करते हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे थ्योरीज के साथ साथ, ठीक है, और कंपेयर करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से लगने लगेगा, ठीक है। इसीलिए आपको धैर्य रखने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरा यही कोशिश रहेगा कि आपको 100% समझा दे, ठीक है ना। अगर इसके बाद भी 1-2 वर्ड्स आपको समझ में नहीं आएगा तो वो यहाँ पे आने के बाद प्रॉब्लम जब हम बनाएंगे तो उस समय आपको निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो कंडीशनल प्रायोरिटी में क्या कह रहा है कि यदि E एंड F किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित 2 घटनाएं हैं तो F के घटित होने की सूचना पर E की प्रायिकता सह प्रतिबंध प्रायिकता कहलाता है। इसे PE/F से सूचित किया जाता है, ठीक है।
चाहिए थोड़ा सा। तो चलिए, सो प्रतिबंध प्रायिकता क्या हम बताएं आपको कि ई और एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण होता है एट रैंडम। कोई भी परीक्षण जो है आप एट रैंडम करते हैं, यादृच्छिक परीक्षण करते हैं, अचानक कर दिए, तो इस तरह का परीक्षण को हम लोग यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। तो यदि ई तथा एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि मतलब सैंपल स्पेस होता है, अभी हम लोग और इसके बारे में देखेंगे। प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं, ई और एफ दो घटनाएं हैं, ई और एफ दो घटनाएं हैं, जिसमें एफ के घटित होने की सूचना पर, ये जो एफ के घटित होने की जो सूचना है पर यही कंडीशन डाल रहा है, इसमें कंडीशनल इसी में डाल रहा है कि एफ के घटित होने की सूचना पर ई की प्रायिकता, मतलब कंडीशन डाला कि अगर एफ की घटित होने का सूचना आपको मिल रहा है तो उस समय ई की प्रायिकता क्या होगा, तो उसको हम लोग स्वप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं, जिसे पी बाय एफ से सूचित किया जाता है। जहां पे एफ क्या है, एफ की सूचना मिल गया है कि एफ के घटित होने की सूचना प्रॉब्लम खुद दे देगा। क्वेश्चन में एफ के घटित होने की सूचना दिया हुआ रहेगा, तो आपको ई की प्रायिकता निकालना पी बाय एफ में ई की ही प्रायिकता निकालना है सिर्फ, लेकिन वो सूचना पहले एफ का दे देगा, ठीक है। एफ के घटित होने की सूचना पर ई की प्रायिकता को स्वप्रतिबंध प्रायिकता या कंडीशनल प्रायोरिटी कहते हैं। पी बाय एफ जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू पी इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। ये फॉर्मूला होता है पी बाय एफ का, पी इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, ठीक है। अब हम इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन को बनाएंगे और फिर आपके समक्ष रखेंगे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम ये क्वेश्चन को देखेंगे और इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बनाते हैं, क्या होगा कि यहां पे हमें एफ के घटित होने की सूचना पर ई की प्रायिकता। अब यहां पे देखिए क्या पूछ रहा है कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है, देखिए क्या ज्ञात है, ये जैसे यहां पे बता रहा था कि एफ के घटित होने की सूचना पर, तो सूचना यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे सूचना दे रहा है यदि यह ज्ञात है कि बच्चा में से कम एक बच्चा लड़का है, ये आपको सूचना दे रहा है, मतलब एफ आपका यही है, ठीक है ना। एफ आपका यही है जो सूचना दे रहा है। यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो एक परिवार में दो बच्चे हैं और उसमें यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, ये आपको सूचना दे रहा है। तो हम समझ में आ गया कि हमें जो है एफ दिया हुआ है, लेट एफ जो है बच्चों में से कम बच्चों में, अच्छा ये लिखने से पहले थोड़ा सा हम सैंपल स्पेस को लिख लेते हैं, प्रतिदर्श समष्टि को लिख लेते हैं, ठीक है ना। प्रतिदर्श समष्टि जिसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं और उसे एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा से देखिएगा, प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस को कभी हम लोग लिखते हैं तो ये मंझली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या इंग्लिश में इसी को कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। तो मंझली ब्रैकेट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रतिदर्श समष्टि के लिए, ठीक है। तो प्रतिदर्श समष्टि में हम लोग लिखते हैं जितना भी जो भी घटनाएं हो रही है उसका
कंप्लीट वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू बोल रहे हैं, कंप्लीट डाटा को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रतिदर्श समष्टि जो है वो एस है। यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि एस, इसमें कह रहे हैं एक परिवार में 2 बच्चे हैं। तो एक परिवार में 2 बच्चे को हम लोग किस प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि परिवार में जो 2 बच्चा है वो दोनों ही बच्चा लड़का है। लड़का को के लिए हम लोग बी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, दोनों ही बच्चा लड़का है। या ये हो सकता है कि पहला बच्चा लड़का है और दूसरा भी बच्चा लड़का है, ठीक है। एक ये कंडीशन हो सकता है कि पहला बच्चा लड़का है और दूसरा बच्चा लड़की है, दूसरा बच्चा लड़की है। या ये भी हो सकता है कि पहला बच्चा जो है वो लड़की है और दूसरा बच्चा लड़का है, ठीक है। या एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि दोनों ही बच्चा जो है, दोनों ही बच्चा आपका लड़की है, ठीक है। या तो दोनों बच्चा लड़का है या तो दोनों बच्चा लड़की है, या पहला बच्चा लड़का है दूसरा बच्चा लड़की है, या पहला बच्चा लड़की और दूसरा बच्चा लड़का है। ये कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक। इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, तो इससे ज़्यादा नहीं बनेगा तो यही सैंपल स्पेस में आएगा, ठीक है ना। अब हमें दिया हुआ क्या है, लेट एफ दिया हुआ, एफ क्या है, एफ कह रहा है कि यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो कम से कम एक बच्चा लड़का है, इसको अगर हम लोग सेट के रूप में लिखेंगे, सेट को हमेशा मझली ब्रैकेट में लिखते हैं। कम से कम एक बच्चा लड़का है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो कम से कम का मतलब उससे कम नहीं, ठीक है। कम से कम मतलब उससे कम नहीं, किससे कम नहीं, तो एक से कम नहीं। एक से अधिक भी बच्चा हो जाएगा तो चलेगा, एक से अधिक भी बच्चा लड़का है तो चलेगा, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखा है कम से कम एक से कम नहीं, ठीक है। तो एक से कम नहीं वाला बच्चा कितना है, कम से कम एक से कम नहीं। देखिए ये B1 ये B2 है, ठीक है। तो कम से कम एक बच्चा लड़का, तो कम से दोनों बच्चा लड़का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए। तो एक ये कंडीशन हो गया। दूसरा B1 G2 कम से कम एक बच्चा इसमें भी है, एक ठो बच्चा लड़का। ये G1 B2, ठीक है। कम से कम एक बच्चा, इसमें देखेंगे तो आपको एक भी बच्चा लड़का नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया, कम से कम इसमें भी एक हो, इसमें भी एक हो, इसमें 2 गए तो बेहतर है, कम से कम एक ठो होना चाहिए, ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया एफ, जो आपको कंडीशंस के हिसाब से जो आपको दिया गया है, ठीक है ना, कि ज्ञात है, जो ज्ञात रहता है, जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग एफ बोलते हैं। और जिसकी प्रायोरिटी निकालने के लिए कहता है उसको ई बोलते हैं। तो प्रायोरिटी किसके निकालने के लिए कह रहा है, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्रायिकता है, तो प्रायिकता निकालने के लिए बोल रहा है कि दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता। अच्छा एफ ई क्या है, दोनों बच्चों के लड़के, दोनों बच्चों का लड़का होना, ठीक है। दोनों बच्चा लड़का है, ठीक है। दोनों लड़का होना या लड़का है, दोनों बच्चा लड़का है, तो इसको सेट के रूप में कैसे लिखेंगे हम लोग, दोनों बच्चा लड़का है तो
और इसी के प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। दोनों बच्चा लड़का है तो क्या लिखेंगे, दोनों बच्चा लड़का है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसमें है दोनों बच्चा लड़का है, बाकी किसी में भी जो है ना दोनों बच्चा लड़का की बात नहीं क्या है, तो B1 B2 हो जाएगा, B1 और B2, ठीक है, जिसमें दोनों ही बच्चा लड़का है। क्लियर। अब आ जाइए इधर, इसका सॉल्यूशन यहीं पे कर लेते हैं नीचे में ही। तो हमें क्या दिया हुआ है कि PE/F, फॉर्मूला यही है। F की सूचना पर E की प्रायिकता, ये अगर दिया हुआ है, ठीक है, F की घटित होने की सूचना दिया हुआ है, तो E की प्रायिकता को हम लोग सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। तो F की सूचना दे दिया तो E की प्रायिकता पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो PE/F का फॉर्मूला P/F/PF, तो PE/F/PF, ठीक है। अब हमें निकालना होगा PE/F, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे प्रायिकता निकालने के लिए, प्रायिकता निकालने के लिए हम 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणामों की संख्या, ठीक है। प्रायिकता अगर किसी का निकालना है तो 10th क्लास में ही हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। अब जैसे हमें निकालना है PF निकालना है, ठीक है, PF देखिए F कितना है, ये तीनों है F, ठीक है, और तो उसका PF निकालना है, PF मतलब F है और ये यहाँ पे P लगना मतलब F की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, PF मतलब F की प्रोबेबिलिटी। तो F की प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे PF, F है ये और P लगा दिया मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी, तो F की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या सूत्र है, प्रायिकता निकालने का क्या सूत्र है, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या पे को ध्यान में रखना, परिणाम नहीं, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, तो अनुकूल परिणाम यही है, उसकी संख्या बताना है। तो उसकी संख्या में अगर गिने 1 2 3 तो है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो कुल संभावित परिणाम कितना है, तो ये जो प्रतिदर्श समष्टि आप लिखे हैं यही आपका कुल संभावित परिणाम देगा, ठीक है, ये जो प्रतिदर्श समष्टि आप लिखे हैं वही कुल संभावित परिणाम देगा, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4, तो टोटल संभावित परिणाम कितना है 4। तो अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणाम मतलब 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो PF जो निकला वो 3/4 निकला, ठीक है। अब हमें निकालना है, ये तो निकाल चुके, अब हमें निकालना PE/F,
ठीक है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप ई इंटरसेक्शन एफ निकालें, ठीक है। हम यहीं पे बनाते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। पहले आप ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लें, ठीक है। उससे पहले आप यहाँ पे देखें, मान लेते हैं कि एक सेट है हमारे पास S इज इक्वल्स टू 1 4 6, दूसरा 1 4 6 2 है, ठीक है। दूसरा एक सेट है A जिसका जो है 1 और 2, और B है 1 2 और 4 है, ठीक है। अब इन दोनों सेट का सेट A इंटरसेक्शन B, ये जो सेट है वो सैंपल स्पेस है आपका, ये एस सैंपल स्पेस है, और उसमें दो सेट आया A और B, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ, इंटरसेक्शन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ, मतलब A और B में क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है, वो बताने के लिए। तो A इंटरसेक्शन B मतलब A और B में क्या कॉमन चीज़ है उसको यहाँ पे लिखा जाता है। तो A और B में क्या कॉमन है? तो हम देखेंगे कि A और B में 1 कॉमन है, ठीक है, 2 भी कॉमन है, तो 1 और 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। अब हम बात करें E और F में क्या कॉमन है, तो E तो ये है और F ये है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो ये वाला कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो दोनों में जो कॉमन है उसको हम लोग लिखेंगे, तो B1 B2 कॉमन है, ठीक है। अब हम इसका क्या लिखेंगे? ये तो हम लिख लिए, आपका उभयनिष्ठ लिखा, मतलब E इंटरसेक्शन F निकल गया। हमें क्या निकालना है? E इंटरसेक्शन F का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे P E इंटरसेक्शन F, इसकी प्रोबेबिलिटी P E इंटरसेक्शन F। तो E इंटरसेक्शन F जो है, E इंटरसेक्शन F है, उसके आगे हम P लगा दिए, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी। तो P E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? वही फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितना है? तो अनुकूल परिणामों की संख्या जो है इसमें देखिए E जो है, इसमें अनुकूल परिणाम कितना है? ये, और कुल संभावित परिणाम ये आपका अनुकूल परिणाम एक ही है, उसकी संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या 1, अनुकूल परिणामों की संख्या 1, और डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम इसमें कितना? 1 2 3 4 है कुल संभावित परिणाम, 4 है कुल संभावित परिणाम। क्लियर? और हम लोग PF वहाँ पे निकाले थे, तो यहाँ पे भी निकाल देते हैं PF। तो PF क्या था? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या 4, ठीक है। तो यहाँ पे P E बाई F, P इंटरसेक्शन F बाई PF, तो P इंटरसेक्शन F का वैल्यू कितना आया? 1/4, और PF का वैल्यू 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल, बचेगा 1/3, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड था, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम बना दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सप्रतिबंध प्रायिकता के गुण यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, कि अगर PS/F है तो हम इसको PS/F हो या PF/F हो, इसका वैल्यू 1 होता है। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, क्योंकि PS/F है मतलब F की सूचना पर S की प्रायिकता, इसको हम लोग क्या लिखेंगे?
पी इस फॉर्मूले को अगर सेट करेंगे उसमें, तो पहले दोनों का इंटरसेक्शन किया गया है डिवाइडेड बाय जो नीचे में उसी का फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो पी एस इंटरसेक्शन एफ लिखेंगे डिवाइडेड बाय पी एफ लिखेंगे, ठीक है। तो एस इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, ठीक है, ये आपका जो दिया हुआ वो एस इज इक्वल टू है सेट 1462, ठीक है। इसमें ये आपका सैंपल स्पेस है या प्रतिदर्श समष्टि जो हम बताएं वो है, ये सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि आपका ये दिया हुआ है। इसमें ए और बी का वैल्यू ये है, ठीक है। यहाँ पे हमें एस और एफ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एस हम लोग ये निकाल लेते हैं, एस इंटरसेक्शन ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एस इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो क्या आएगा वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम एस इंटरसेक्शन ए निकालते हैं तो क्या आएगा, मतलब एस और ए में जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो हमें लेना है। एस और ए में जो कॉमन पार्ट है, एस और ए में कॉमन पार्ट क्या है, इसमें 1 है इसमें 2 है, तो 1 2 कॉमन पार्ट है, 1 और 2 कॉमन पार्ट है, ठीक है। एस इंटरसेक्शन ए में 1 और 2 कॉमन पार्ट है, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो 1 2 लिखे, ये 1 2 जो है वो ए ही तो है, वो ए ही तो है, 1 और 2 ए तो है। पहले एस इंटरसेक्शन ए, और यहाँ पे जो कॉमन पार्ट आ रहा था वो 1 2 आ रहा था, और 1 2 जो आया यही 1 2 तो ए है। इससे ये पता चला कि जो सैंपल स्पेस होता है और किसी अदर सेट्स का, सैंपल स्पेस का किसी अदर सेट्स का जब हम लोग उभयनिष्ठ निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो वो अदर सेट ही उसका जो है ना आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं सैंपल स्पेस, और ये कोई अदर सेट है, क्योंकि ये सेट जो है हमेशा वो बड़ा होता है और इसी का ही सैंपल स्पेस से ही तोड़ के बाकी हम लोग सेट्स निकालते हैं। तो सैंपल स्पेस हमेशा बड़ा होता है और जो अदर सेट होगा वो इसी का ही एक हिस्सा होगा। जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पे एस सैंपल स्पेस है और इसी का ही हिस्सा ए है, बी है, और अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो अदर जो सेट है, सैंपल स्पेस को छोड़ के जो सेट है वही आंसर आ जाता है अगर इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो इससे ये पता चला कि हम लोग एस इंटरसेक्शन एफ को हम लोग पी एफ लिख सकते हैं, एस इंटरसेक्शन एफ के जगह में, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो एफ ही आएगा, और डिवाइडेड बाय पी एफ है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कट के, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक ये भी देख लेते हैं, पी एफ बाई एफ, पी एफ बाई एफ, ठीक है। तो पी एफ बाई एफ इसी फॉर्मूला में सेट करेंगे, पी एफ इंटरसेक्शन एफ आएगा डिवाइडेड बाई पी एफ इक्वल्स टू एफ, और एफ का किसी सेट का उसी सेट के साथ इंटीग्रेशन, ये इंटरसेक्शन। जैसे हम यहाँ पे ए के साथ ही इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए का ए से ही इंटरसेक्शन, मतलब ए का ए में ही उभयनिष्ठ कॉमन पार्ट क्या, ए का ए में पूरा वही ए ही है ना, ए और फिर ए दोनों का कॉमन पार्ट वही होगा, 1 2 ही होगा, 1 2 ही फिर से ए है ना। तो हम किसी भी सेट्स का उसी सेट के साथ जो इंटरसेक्शन होता है तो वही हो जाता है इसका, तो पी एफ लिख लेंगे, इंटरसेक्शन इन दोनों का वही हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। ये और ये कट गया, बचा 1, दोनों ही आ गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। अलेवेंथ क्लास में एक ये फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है, ये यूनियन होता है, ठीक है। यूनियन का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं यूनियंस, ठीक है। जैसे हम लोग निकालेंगे एस यूनियन बी निकाल लेते हैं, चलो। यूनियन का मतलब होता है
जितना भी सेट्स में लिखा हुआ वो सारा, ठीक है ना, यूनियन मतलब सब होता है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं, ठीक है ना। ए यूनियन बी, ए दिया 1 2, बी दिया हुआ है 1 2 और 4, ठीक है। तो ए यूनियन बी इसका क्या हो जाएगा, इसका ए यूनियन बी होगा 1 2 3, सॉरी ए यूनियन बी क्या लिखेंगे हम लोग कि ए और बी दोनों में, जबकि यहाँ पे हम लोग देखें इंटरसेक्शन वाले केस में जो दोनों में कॉमन पार्ट आ रहा था उसी को लिख रहे थे, लेकिन यूनियन वाले केस में क्या है कि इन दोनों को ही लिखना है। और सेट्स का ये रूल है कि किसी भी नंबर्स को हम लोग यहाँ पे रिपीट नहीं करते हैं। सेट्स में जो भी लिखा है, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, एक्स वाई जेड हो, ए बी सी डी हो, किसी का नाम हो, कोई भी एलिमेंट जो सेट्स में लिखा जाता है उसको हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। सेट में रिपीटेड नहीं होता है, ठीक है ना। तो एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। ए यूनियन बी में ए और बी दोनों का ही यहाँ पे एलिमेंट लिखाएगा, लेकिन रिपीट नहीं करना है। अगर हम लोग रिपीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो मतलब 1 लिखाएगा, 2 लिखाएगा और 4 लिखाएगा। देखो ए और बी दोनों का सेट लिखाया, रिपीटेड नहीं। अगर रिपीटेड करते तो 1 2 एक बार और लिखा था यहाँ पे, ठीक है ना। तो सेट्स का रूल है कि इसमें रिपीटेड नहीं करना है आपको, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को, किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करना। तो ए यूनियन बी आपका ये निकल गया। अब देखिए यहाँ पे अब हमें ए यूनियन बी ना निकाल के हम निकालते एस यूनियन बी। तो एस कितना है, एस है 1 4 6 2 है, ठीक है। और यूनियन बी क्या है, अच्छा यहाँ पे यूनियन का इस्तेमाल करना था, ए यूनियन बी, तो ये यूनियन है, ठीक है। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कितना, दोनों का यहाँ पे जो दोनों में सब लिखना है लेकिन रिपीट नहीं करना है। तो एस यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो एस का वैल्यू लिखे यूनियन, और बी का वैल्यू कितना है 1 4 1 2 4, बी का वैल्यू 1 2 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका हम यूनियन लिखेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन लिखेंगे तो इसमें इन दोनों का सारा एलिमेंट आएगा, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, 1 2 4 6 ये सारा आ गया, ठीक है ना। देखिए इसका भी एलिमेंट 1 2 4, बी का भी एलिमेंट 1 2 4 ये भी आ गया, और एस का भी एलिमेंट 1 2 4 6 वो भी आ गया, ठीक है ना। और एक बात ये भी कि सेट्स में आप आगे पीछे लिख दे कोई मतलब नहीं होता। सेट्स में आप चीज़ों को आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 4 6 2 है, तो हम इसको सजा के भी लिख सकते हैं 1 2 4 6, ठीक है। या जैसा आपका मन करता है आप आगे पीछे कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि इन दोनों का जब यूनियन निकाले तो इस स्थिति में 1 2 4 6 आया। और 1 2 4 6 है क्या, तो 1 2 4 6 जो है वो आपका एस है। देखिए ऐसी ये तो है 1 2 4 6, 1 2 4 6 एस है। मतलब ये पता चला कि जो प्रतिदर्श समष्टि जो सैंपल स्पेस है उसका अगर किसी भी सेट्स के साथ, मतलब जो सेट्स होता है वो उसी सैंपल स्पेस से ही टूटा हुआ होना चाहिए, और उसी से ही टूट के ही हम लोग सेट्स लिखते हैं। सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि होता है, वो सभी सेटों का जो है, ये सभी सेट जो है वो इसी से बनता है। तो सेट्स और मतलब सैंपल स्पेस और किसी दूसरे सेट्स का
यूनियन जब हम करते हैं तो उसमें सैंपल स्पेस आ जाता है, ठीक है। जबकि शार्वनिस्ट वाला केस में उल्टा होता है, अगर सेट्स और इंटरसेक्शन, सेट और किसी दूसरे सेट का इंटरसेक्शन, सैंपल स्पेस और किसी दूसरे सेट्स का इंटरसेक्शन होता है तो उस समय दूसरा सेट्स ही उसका जो है आंसर होता है। जबकि यूनियन वाला केस में हम लोग लिख सकते हैं वो सैंपल स्पेस होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एस यूनियन ए निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आंसर होता है, एस होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एस इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो इंटरसेक्शन इसका क्या होता है, बी होता है। इंटरसेक्शन वाले केस में जो सैंपल स्पेस को छोड़ के वो वाला लिखना है, और यूनियन वाला केस में सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपका पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, एक ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला है पी ए डैश बाई एफ इक्वल्स टू 1 माइनस पी ई बाई एफ। और तीसरा है यदि ए और बी प्रतिदर्श समष्टि एस की कोई दो घटनाएं हैं और एफ एक अन्य घटना इस प्रकार है कि पी एफ डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम लोग पी ए यूनियन बी बाई एफ इज इक्वल्स टू पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो हम लोग लिखेंगे पी ए यूनियन बी बाई एफ इक्वल्स टू पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ, ठीक है। आप लोग उतार ले, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना।